वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी को रिलीज किया है। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को इफिशियंसी के साथ जोड़कर देखती है। उन्होंने काफ़ी पहले ही कह दिया था कि वो ऐसे सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर देंगे जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और जो इफिशिएंट नहीं है। इसी दिशा में उनकी नई पॉलिसी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है, जिसके तहत उन्होंने वेरियस सेक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कोई भी ऐसा एंटरप्राइज होता है जहां पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग या स्टेक्स 51% या उससे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर दो हिस्सों में सभी एंटरप्राइजेस को डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रेटजिक सेक्टर और दूसरा है नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। स्ट्रेटजिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांस एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रो, कोल, मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सभी को स्ट्रेटजिक सेक्टर में रखा गया है, मतलब इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। जबकि नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में इसके अलावा जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो आ जाएंगे। उन्हें या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, अगर उनका प्राइवेटाइजेशन संभव नहीं है तो फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इन एंटरप्राइजेज में अपने रोल को मिनिमाइज कर रही है, कम कर रही है। यहां जो स्ट्रेटजिक सेक्टर में एंटिटीज हैं उनको लेकर भी सरकार ने यह कहा है कि किसी भी सेक्टर में मिनिमम एक एंटरप्राइज जरूर रहेगा और मैक्सिमम ये 4 हो सकते हैं। लाइक अगर कोल सेक्टर में 4 से ज्यादा पीएससीज वर्क कर रहे हैं तो उन्हें मर्ज करके उनकी संख्या को 4 तक लाया जाएगा। तो ये डिवीजन किया गया है अभी इस पॉलिसी में। कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, मतलब कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है ये कुछ जगहों पर लागू नहीं होती, जैसे मेजर पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग और मिंटिंग के लिए जो अंडरटेकिंग्स काम कर रही हैं उनमें ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रही है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स को सर्व कर रहे हैं, उन पे भी ये एंटरप्राइज पॉलिसी लागू नहीं होगी। अब यहां पर देखिए प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। नीति आयोग उन पीएससीज का नाम रिकमेंड करेगी जिन्हें स्ट्रेटजिक सेक्टर में रखना है और उनका भी जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। सेक्रेटरीज का सचिवों का एक समूह होता है जिसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। उनके पास रिकमेंडेशन दी जाएगी कि इन पीएससीज को प्राइवेटाइज करना है। वो नामों की अनुशंसा करेंगे और उसके बाद वो नाम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास भेज दिए जाएंगे। वही इसको फाइनल अप्रूवल देंगे। इस मैकेनिज्म में फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिनिस्टर्स फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज होंगे। ये डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली इसे प्राइवेटाइज करना है कि नहीं करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमने बात की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेवेडेक्स 21 एंड इडेक्स 21 के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन नेवल शिप प्रलय अबू धाबी पहुंचा, जहां ये नेवेडेक्स 21 एंड इडेक्स 21 में पार्टिसिपेट करेगा, जो फरवरी 20 से 25 के बीच में होना है। आईएनएस मैसूर भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके पहले तक ये पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड था। नेवेडेक्स 21 और इडेक्स 21 का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। नेवेडेक्स का फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लोकेशन देख लेते हैं आबू धाबी की। देखिए, आबू धाबी यूएई की कैपिटल है। ये इंडिया है, ये है यूएई। नेबरिंग कंट्रीज में ओमान दिख जाएंगे, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर यमन है, ये इराक है, सीरिया है, ईरान है। यूएई में यहाँ पर आबू धाबी है जो कि इसकी कैपिटल है। तो मैप में आपने लोकेशन देख ली। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात का क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये कोई नेवल या मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, ये एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन में क्या होता है? शोकेस होता है। जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखाती हैं अपने कस्टमर्स को या फिर ऑडियंस को। तो जो नेवेडेक्स है वो एक डेडिकेटेड और फोकस्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पर नेवल डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज को दिखाते हैं ऑडियंस को। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई एंटिटी उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो उन्हें ऑर्डर दे सकती है या फिर उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर सकती है। इडेक्स और नेवेडेक्स दोनों ही बाइनियल एक्टिविटीज़ हैं, 2 साल में एक बार होती हैं। ठीक है, बात करते हैं इडेक्स के बारे में। इडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है
जो कि लैंड, सी और एयर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उनको डेमोन्स्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म देता है मीना रीजन में। देखिए मीना इना मीना डीका वाला नहीं है, रेदर इट इज अ मीना रीजन। ME स्टैंड्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड NA स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीका। मीना में कई सारी कंट्रीज आती हैं। ये कंट्रीज मीना का पार्ट हैं। ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यमन, बहरीन और कतर। यहाँ पे देखिए लेबनान है, इजराइल, पैलेस्टीन, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मीना रीजन। तो ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बिजनेसेस, आर्म फोर्सेस आपस में जाकर कोलैबोरेट करते हैं। देखते हैं किसके पास क्या है। दुनिया की मोस्ट प्रोमिनेंट एनुअल नेवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन है ये। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए INS प्रलय ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये दिखाता है कि इंडिया UAE के साथ बायलैटरल रिलेशंस और बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। बात करते हैं INS प्रलय के बारे में। इसे इंडियन नेवी में दिसंबर 18, 2002 को कमीशन किया गया था। ये सेकंड शिप है जिसे प्रबल क्लास मिसाइल वेसल के तौर पे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया। 56 मीटर लंबा ये शिप है। इसकी जो स्पीड है वो 35 नॉट्स तक जाती है, मतलब नॉटिकल माइल पर आवर। इंप्रेसिव एरे ऑफ वेपन्स इसमें फिट किए गए हैं, सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसमें इंक्लूड है 76.2 mm मीडियम रेंज गन, 30 mm क्लोज रेंज गन और लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है, कई तरीके के फंक्शन से परफॉर्म कर सकता है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिजीनियसली तैयार किया है। ये सारी बातें नेवेडेक्स और इडेक्स 21 के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेलिना एंड ध्रुवास्त्र के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम हेलिना और ध्रुवास्त्र है। इसे पोखरन रेंज में थार डेजर्ट के इलाके में अभी टेस्ट फायर किया गया। अभी हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों का नाम एक साथ क्यों लिया जा रहा है, ये भी आपके मन में एक सवाल हो सकता है। आपने नाग मिसाइल सिस्टम का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये नाग मिसाइल सिस्टम का हेलीकॉप्टर वर्जन है, मतलब वो नाग मिसाइल जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है उसे ही हेलिना कहते हैं। अब वो हेलिना जो एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी उसे ध्रुवास्त्र कहेंगे। क्लियर हुआ? रिपीट करता हूं, नाग मिसाइल सिस्टम की वो मिसाइल्स जिन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है उन्हें हेलिना कहेंगे, और वो हेलिना जिसे एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा वो ध्रुवास्त्र है। तो कुल मिला के ये नाग मिसाइल सिस्टम के ही वेरिएंट हैं, अलग अलग वेरिएंट हैं। इसे DRDO ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, खुद से ही डेवलप किया है, इसमें हमें किसी की मदद नहीं मिली है। कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हर प्रकार के मौसम में ये हमला करने में सक्षम है। डे नाइट कैपेबिलिटी इनके पास है। ये जो कन्वेंशनल आर्मर बैटल टैंक्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर क्या होता है। जैसे ये टैंक्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स का सहारा लिया जाता है। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है ये, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अब मिसाइल्स पेनिट्रेटिव होती हैं, उनका आगे का हिस्सा नुकीला होता है, वो इन टैंक्स में आके घुस जाती हैं और उसके बाद ब्लास्ट हो जाती हैं, टैंक्स उड़ जाते हैं। अब टैंक्स को बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस टैंक के ऊपर ऐड कर दिए जाते हैं। इन बॉक्सेस में बारूद होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, लाइक 2 स्टील की प्लेट्स होती हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में बारूद भरा होता है। जब भी कोई मिसाइल अटैक करेगी तो वो इस सबसे पहले इस प्लेट में घुस जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इस प्लेट में पेनिट्रेट करेगी वो बारूद के कांटेक्ट में आ जाएगी और ब्लास्ट होगा। जैसे ही ब्लास्ट होगा ये बाहर की प्लेट बाहर की ओर धक्का खा जाएगी, और जब ये धक्का खाएगी तो ये मिसाइल को भी पीछे लेकर जाएगी। अब मिसाइल ब्लास्ट तो करेगी लेकिन वो टैंक के सरफेस तक पहुंचेगी ही नहीं, तो टैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इस बॉक्स में बारूद बहुत ज़्यादा नहीं भरा जाता। पता चला कितना बारूद भर दिया कि उसने खुद ही टैंक को उड़ा दिया, तो फिर खुद ही टैंक को उड़ा लो, दुश्मन की क्या आवश्यकता है। थोड़ा बारूद होता है जो ब्लास्ट करने के बावजूद टैंक को कोई नुकसान नहीं होता, तो इसे ही कहते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। ये टारगेट्स को डायरेक्ट हिट भी कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है। अब ऊपर से ये हेलिना इसके ऊपर अटैक कर देगा तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा इनके इन बॉक्सेस का। एट द सेम टाइम हेलिना इतना कैपेबल है कि इन बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये बॉक्स काम करेंगे नहीं। ये स्टैटिक और मूविंग दोनों प्रकार के टारगेट्स को हिट कर सकता है। बात करते हैं नाग मिसाइल के बारे में। ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अटैक कर दिया, भूल जाओ, अब वो जाके अपने टारगेट को हिट कर देगा। ये इंडियन आर्मी और जो इन्फेंट्री है वो दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल वेदर कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर की और मैक्सिमम 4 किलोमीटर की है। ये लैंड और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं। नाग मिसाइल
जो करेंटली लैंड वर्जन में अवेलेबल है उसके लिए नाग मिसाइल कैरियर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे नामिका कहा जाता है। डीआरडीओ ने नाग मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया था। अब भला ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहले इस पर बात की थी कि हमें ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे इंडिया सेल्फ कैपेबल बन सके मिसाइल्स के फील्ड में। 1983 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे अप्रूव किया गया और ये मार्च 2012 में कंप्लीट हुआ। इसके तहत 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप किए गए। पृथ्वी, अग्नि, एक पृथ्वी देखिए शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल से इनकी डिफरेंट रेंज है। अग्नि 5 अभी मोस्ट कैपेबल है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब आप कहेंगे बता दिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और 5 मिसाइल्स के नाम भी बता दिए, अब ये याद कैसे रहेगा, ये भी बड़ी बात है। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना, इतना तो आपको पता है। और अगर आपको इतना पता है तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पटना में P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो पटना से आपको ये 5 नाम याद रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाथुला सिक्किम के बारे में। नाथुला पास, इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में कुछ टूरिस्ट को रेस्क्यू किया, बचाया। वो वहां पर स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे। नाथुला में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, इंडिया की ओर से सिक्किम स्टेट में। नाथुला के बारे में बात करते हैं। नाथुला देखिए एक माउंटेन पास है जो सिक्किम को चाइना के तिब्बत प्लेटू का जो रीजन है उसके चुंबी वैली से कनेक्ट करता है। ये 3 ऐसे ओपन एरियाज में से एक है जो ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो पहला तो नाथुला पास हो गया, दूसरा है सिपकिला और तीसरा है लिपुलेख। आप मैप में देखना चाहें तो देखिए यहां पर नाथुला दिखाया गया है, ये नाथुला पास है। यहां पर देखिए लिपुलेख दिखाया गया है। लिपुलेख जैसा कि यहां पे बताया गया है ये ट्राई सेक्शन पे पड़ता है इंडिया, नेपाल और चाइना के। तो ये नेपाल है, ये इंडिया है ही और यहाँ चाइना, तो यहाँ लिपुलेख आपको मिलेगा, ये शिपकिला है। ठीक है, तो मैप्स की यहाँ पर आपने लोकेशन मैप में देख ली। देखिए नाथू का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स और ला का मतलब होता है पास। देखिए सिक्किम में कुछ और भी पास हैं, जलेपला पास, डोंकिया पास और छिवा भंजंग पास। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इस नाथुला पास के बारे में देख ली। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्वाड के ऊपर है। अभी हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी क्वाड के अंडर में, उसको ज्वाइन किया। यहाँ पर इंडो पैसिफिक और जो मिलिट्री टेक ओवर म्यांमार में हुआ है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का मतलब ये होता है 4। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज हैं आपस में एसोसिएट हो रही हैं। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स यहाँ पर होते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की बात इसके तहत की जाती है। अब ये तो एक ओपन ऑब्जेक्टिव है। हिडन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है ताकि चाइना ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में ना आ जाए पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। आइडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज पीएम शिंजो आबे ने 2007 में पोर्ट्रे किया था कि हम चाहते हैं ऐसा कोई अरेंजमेंट तैयार हो। हालांकि उसके पहले 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसके रिलीफ और रेस्क्यू मिशन में ये चारों देश एक साथ आए थे, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एक साथ आना चाहिए, ऐसा जापानीज पीएम शिंजो आबे ने कहा था। ये 4 की चारों कंट्रीज कुछ शेयर्ड वैल्यूज रखती हैं, लाइक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है चारों देशों में, मार्केट इकोनॉमीज हैं चारों, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है चारों देशों में। 2020 में ये चारों कंट्रीज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मालाबार एक्सरसाइज में एक साथ आती हैं। इसके पहले तक ये ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में। ठीक है, इंडिया के लिए क्वाड के इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। इंडिया इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन पाएगा थ्रू दिस अरेंजमेंट। और इंडिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जहां पर कोई एक देश इतना अधिक शक्तिशाली ना हो कि वो सभी को आंख दिखाता फिरे। ये सारी बातें क्वाड के बारे में। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप है इंडिया, यूएस, जापान और यूके के बीच में। आईएनएस प्रलय एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है इंडियन नेवी का, प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया। हेलिना और ध्रुवास्त्र इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। नाथुला माउंटेन पास है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर सिचुएटेड है। बताइए कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पूरे सेशन की पीडीएफ ओनियाज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसका जवाब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स लिखा होगा, रिवीजन के समय आपको आसानी हो जाएगी। तो इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।